हेलो एवरीवन। हाँ, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। देखिए, अपन ने मूल कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज अपन रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन जो है रेडॉक्स रिएक्शन में अभी बता देता हूँ। अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन आना कहाँ से होता है उसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जो अपन ने कहा था मूल कॉन्सेप्ट में अपन ने बोला था कि अपन रेडॉक्स में पढ़ लेंगे, उन टॉपिक को भी अपन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है बेसिकली और जिनको अपन को पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ON, ऑक्सीकरण अंक। एक रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके अनुप्रयोग। बट नॉर्मल समझ में आ जाएगा ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो अभी लिखवाएंगे, उसमें सारा हिंदी में लिखवाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स एप्लीकेशन, पहला टॉपिक तो ये रहेगा। फिर अपना रहेगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, टाइप ऑफ रेडॉक्स, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। ये अपना सेकंड टॉपिक रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। ये एक साथ है पूरे सब। थर्ड नंबर अपना रहेगा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार और एन फैक्टर कैलकुलेट करना। इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर कैलकुलेट करना। चौथे नंबर पे अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉर्मलता, जो वहां पे नहीं पढ़ाई थी, तुल्यांकी भार भी नहीं पढ़ाया था, तो ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। नॉर्मलता, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोल में दे रखा था, अब यहाँ पे करवा रहा हूं। ठीक है, और एक होगा कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यांक का नियम। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। फिफ्थ नंबर पे रहेगा इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के मेथड। ठीक है, एंड सिक्स नंबर पे रहेगा अपना एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आकलन। बेसिकली ये टॉपिक पढ़ने अपन को सारे, बेसिकली अपन को ये सब कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक 6 दिन का लेआउट प्लान मैंने बता दिया कि ये अपन को पढ़ना है, तो 6 लेक्चर में अपन को ये सब कुछ करना है। ठीक है बात। मैं एक टाइप आपको मॉड्यूल सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे मैंने आज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और इट्स एप्लीकेशन की बात की, इसके अनुप्रयोग की बात की, तो आप चैप्टर खत्म होने के बाद, मतलब आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ थिंग, मैं हर टाइप के लगभग एक क्वेश्चन लूंगा। सेकंड जो चीज़ है, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच क्या करें, आप रुके 2-3 दिन। क्यों? हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके एप्लीकेशन में कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्वेश्चन आ जाए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हो सकता है उसमें आपका आ जाए। तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज ये नहीं हुआ क्वेश्चन तो अपन ने डाउट के लिए भेज दिया, नहीं। आप क्या करें, 2 या 3 दिन वेट एंड वॉच करें, जब तक चैप्टर होगा, यहां तक पहुंचोगे तब तक चैप्टर हो जाएगा रेडॉक्स का। तो ये तो उस वाला पार्ट है, मोल का बचा हुआ। ठीक है, यहां तक पहुंचोगे तब रेडॉक्स हो जाएगा, ये मोल का बचा हुआ पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो 3 दिन में आपको आइडिया चल जाएगा कि हाँ रेडॉक्स पूरा हो गया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन से हो सकते हैं। हाँ, अभी एक बता देता हूँ, डबल टाइट्रेशन करके एक लिखा हुआ है, वो मैं नहीं करवाऊंगा, ना सिलेबस में है ना कोई बात। तो डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन आपको करने भी नहीं है, डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन आपको करने भी नहीं है। जो काम की चीज होगी उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना डबल टाइट्रेशन में। ठीक है बात, चले आगे। चलो, सबसे पहले आज बात करते, दो मेरा पूरा फोकस जो रहेगा है ना इस रेडॉक्स रिएक्शन में, वो एक ही टॉपिक के ऊपर है। किस पे? ऑक्सीडेशन नंबर पे। मैं बार बार ऑक्सीडेशन नंबर का ही यूज करने वाला हूं, तो आपको मेन फोकस ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, वैसे रूल्स वगैरह सब आपको मालूम होंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं रूल्स वगैरह से सब कुछ, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और फिर आगे बात स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीकरण अंक। चलो क्या होता है बात करते हैं। किसी यौगिक में परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। किसी यौगिक में परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। एक वर्ड आया यहाँ पे वास्तविक या फिर काल्पनिक। इसका मतलब क्या? वास्तविक का मतलब तो अपन को चार्ज दिखेगा रियलिटी में प्लस और माइनस, है ना। काल्पनिक का मतलब आया तो नहीं है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अंक। कोई यौगिक लो, उस यौगिक में तत्वों के परमाणु पर जो वास्तविक या काल्पनिक आवेश होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अंक। समझना बात को। आयनिक यौगिकों में बात करें अगर आयनिक यौगिकों में, तो पहले तो बताओ आयोनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं? आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसका मतलब अगर NaCl है ये आयोनिक यौगिक है। आयोनिक यौगिक कौन बनाते हैं? फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट। फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। बस इसमें से लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो लिथियम नहीं बनाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। बेरिलियम नहीं बनाएगा, मैग्नीशियम नहीं बनाएगा, ठीक है। लिथियम बेरिलियम तो बनाता ही नहीं है, वो सारे कोवेलेंट बनाता, बहुत रेयर चांस में फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज सारे के सारे कैसे होते हैं? आयोनिक कोवेलेंट होते हैं लिथियम बेरिलियम के, तो ठीक है। मैग्नीशियम के भी कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट। तो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के कंपाउंड कोवेलेंट। उसके अलावा फर्स्ट ए, सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए का है सोडियम, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। ये लिखना गलत है NaCl को। NaCl में Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, Na के ऊपर प्लस आया था, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, Cl के ऊपर माइनस आया था, Na प्लस और Cl माइनस बना। ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। अगर ये ऐसे लिखा तो मैंने तो ये बोला कि वास्तविक आवेश ये दिख रहा है ना, देखो +1 Cl -1। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो Na का तो हो गया +1, Cl का हो गया -1, वास्तविक आवेश है। देखो अगर मैंने ऐसा बोला बेरियम क्लोराइड है BaCl2, तो ये ऐसे नहीं बना है। बेरियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, तो Ba+2 बना था, Cl- बना था। ऑक्सीडेशन नंबर बेरियम के ऊपर +2 आया है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, ये वास्तविक आवेश है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि आयनिक यौगिक में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर वास्तविक आवेश के बराबर होता है, वास्तविक आवेश के बराबर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सहसंयोजक यौगिक में, कोवेलेंट कंपाउंड में। एक बात बताइएगा, सहसंयोजक यौगिकों में बात करते हैं अपन। सहसंयोजक यौगिक बनते कैसे? सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी चाहिए? शेयरिंग होनी चाहिए। मान लो ये A और B के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, सिंगल बॉन्ड है। मैंने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A से। तो जब इन्होंने दोस्ती की थी, A और B ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, तब बड़े बड़े वादे किए थे कि हाँ हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी साथ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन B जो है वो अपनी आदत से लाचार है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B क्या है? ज्यादा है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कभी भी अगर इनके बीच में कभी लड़ाई होने की ट्राई भी हुई या नहीं भी होती है तो B क्या रहता है? डोमिनेट रहता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, कभी इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो B के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, -1 आएगा। A के ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा। तो अभी आया तो नहीं है ना, आया नहीं है, इसका मतलब इसको ब्रेक करोगे तब आएगा। तो B के ऊपर -1 आएगा, तो रियल नहीं है, कैसा है?
इमेजनरी है, इमेजनरी है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसका +1 होगा, इसका -1 होगा। ये तो सिंगल बॉन्ड की कहानी है। अगर डबल बॉन्ड होता ए डबल बॉन्ड बी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, तो इसका आता -2, इसका आता +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ट्रिपल बॉन्ड होता, यही अगर ट्रिपल बॉन्ड होता ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सेम क्राइटेरिया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है इसका +3 और इसका -3। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने CO2 का, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मेरे से ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो मैं बोलूंगा कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इधर, तो ये आया -2 और कार्बन के ऊपर आ गया +2। इधर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आएगा -2 और इसके ऊपर आएगा +2। ये +2 और +2 मिलके कितना हो गया +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इस वाले ऑक्सीजन का -2 है, इस वाले ऑक्सीजन का भी क्या है -2 है। बात क्लियर होगी। तो अगर सहसंयोजक यौगिक होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, तो उसमें आवेश जो होगा वो काल्पनिक होगा। उस काल्पनिक आवेश को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। ऑक्सीकरण अंक की एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर मैं कोई कंपाउंड दे रखा है, उससे पहले क्या करें, आयंस में ब्रेक करें। आयंस में ब्रेक करने पर जो चार्ज आता ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे AB को ब्रेक करना ही पड़ेगा आयन में, आयन में ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B क्या रहेगी, ज्यादा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अंक बोलेंगे। बात क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, ये समझ में आ गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, ये समझ में आ गई बात क्लियर सारी। चलो अब आगे चले। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या होते हैं रूल्स। रूल्स और एग्जांपल समझते जाइएगा। फर्स्ट, किसी तत्व का, किसी परमाणु का मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था का मतलब फ्री स्टेट में, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रखा है, किसी परमाणु का मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। क्या होता है, 0। एग्जाम्पल समझते जाना। अगर मैंने ऐसा बोला, सुने बात को, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि H2 है, ये मुक्त अवस्था, किसी के साथ कंबाइन ही नहीं हो रखा है, ठीक है। अगर कंबाइन नहीं हो रखा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करूंगा तो वो क्या आएगा, 0। बात आई समझ में। मैंने बोला सोडियम है, अकेला है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक किसी के साथ कंबाइन थोड़ी नहीं हो रखा है, 0 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड नंबर पार्ट, अगर कोई एलोट्रोपिक फॉर्म है, अपर रूप में रहता है, जैसे P4 हो गया, जैसे P4 हो गया, ठीक है, S8 हो गया, O3, इनमें फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। एलोट्रोपिक फॉर्म है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये सब फ्री स्टेट में ही तो है। देखो P4 में सारे के सारे फॉस्फोरस है, S8 में सारे के सारे सल्फर है, O3 में सारे के सारे ऑक्सीजन है, तो इन सब में अगर ऑक्सीकरण अंक की बात करोगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। फ्री स्टेट है, किसी के साथ कंबाइन थोड़ी नहीं हुआ है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, खुद के साथ कंबाइन नहीं, किसी दूसरे तत्व के साथ अगर कंबाइन होता है तब उसके ऊपर कितना आवेश आता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण
अंक बोलते हैं। बात क्लियर है? चले आगे। पहला रूल समझ में आया, डायमंड लो, ग्रेफाइट लो, फुलरिन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड नंबर रूल्स, किसी मिश्र धातु में, एलॉय में, किसी मिश्र धातु में, एलॉय में प्रत्येक तत्व के परमाणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, 0 होता है। क्योंकि ये जो मिश्र धातु होती है ना, ये ओनली फॉर फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, भौतिक सह अस्तित्व होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रखी होती है। और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रखी तो ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना होगा तो ना तो प्लस आएगा ना माइनस आएगा। तो मेरे को अगर ऐसा पूछ लिया जाए सोडियम अम्लगम है NaHG में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 0। मेरे से पूछ ले मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो भी क्या बोलूंगा? 0। समझ में आ गई बात? चले आगे। थर्ड नंबर रूल्स, फर्स्ट ए का ऑक्सीकरण अंक +1 है संयुक्त अवस्था में। फर्स्ट ए के तत्वों का संयुक्त अवस्था का मतलब होता है कंबाइन स्टेट, किसी के साथ जुड़ा हुआ है। संयुक्त अवस्था का मतलब कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब मैं अगर आपसे ऐसा पूछता हूं कि NaCl में, इसका मतलब सोडियम Cl के साथ कंबाइन हो गया, कंबाइन हुआ है। यहां पे मैंने बोला था सोडियम का ऑक्सीकरण अंक 0 है क्योंकि वो अकेला था, यहां पे कंबाइन है, तो NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है बात? अगला रूल, सॉरी 0 क्या, +1, सॉरी +1, कंबाइन स्टेट है तो +1, फ्री स्टेट होता तो 0। फोर्थ नंबर बात करें सेकंड ए के तत्वों का, सेकंड ए के तत्वों का मतलब समझ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के तत्वों का संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक है, जैसे अगर अपन से ऐसा पूछ लिया जाए कि बताओ BaCl2 में बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अपन ने तो पहले भी बता दिया था, अब भी +2 ही रहेगा, पहले भी तो बात की थी। नेक्स्ट रूल, एल्यूमिनियम का संयुक्त अवस्था में, एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन भी ले सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, हाइड्रोजन का संयुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक, संयुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, परंतु धातु हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1। एक बात अपन ने पढ़ी या पढ़ोगे आप इनऑर्गेनिक में कि हाइड्रोजन धातु की तरह और अधातु दोनों की तरह ट्रीट करता है। मालूम कैसे चलता है? अगर कोई सामने धातु है तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? अधातु। अधातु की डेफिनेशन क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। एक है, एक ग्रहण कर सकता है तो -1 आ जाएगा। और अगर किसी अधातु के साथ जुड़ रहा है तो खुद धातु की तरह व्यवहार करेगा, और धातु की तरह व्यवहार करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1 का, क्योंकि एक ही है तो +1 आएगा। तो +1 या फिर -1, धातु के साथ जुड़ा है तो -1 है, अधातु के साथ जुड़ेगा तो +1 है। धातु अधातु का क्राइटेरिया तो आपको मालूम है ना, पीरियोडिक टेबल में एक स्टेप लाइन है ये वाली, इस स्टेप लाइन के इधर जितने भी है ये सारे नॉन मेटल है। ठीक है, यहां पे आएगा क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो इधर नॉन मेटल है और इधर सारे के सारे क्या है? मेटल है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये अगर हाइड्रोजन है, अगर कंबाइन हुआ धातु के साथ तो हाइड्राइड बनाएगा तो -1 होगा। अधातु के साथ हुआ, अगर अधातु के साथ जुड़ा
तो होगा +1। जैसे अगर जैसे मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सोडियम हाइड्राइड, सोडियम धातु है, धातु के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा -1। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन खुद क्या है अधातु है, तो +1। बात समझ में आई या नहीं आई? बात क्लियर है? चले नेक्स्ट नंबर रूल देखिए, 7 नंबर। ऑक्सीजन का संयुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो -2 होता है। क्या होता है? -2। दो अपन में बार बार बोले, एक परमाणु पर उपस्थित आवेश जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक, एक परमाणु पर। तो देखिए इधर मैं कुछ स्पीसीज लिख रहा हूं, इधर ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं। O-2 जब होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2। O2-2 होता है तो इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। 2 के ऊपर है -1 तो सॉरी 2 के ऊपर है -2 तो 1 के ऊपर क्या आएगा -1। O2-1 होता है तो इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और ये होगा -½ ठीक है। अगर O3 के ऊपर -1 हो तो इसे बोलते हैं ओजोनाइड, और 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना चार्ज आया -1, तो 1 के ऊपर कितना आएगा -1/3। ठीक है बात? हाँ इंपॉर्टेंट बात सुने, परोक्साइड कौन बनाता है? परोक्साइड बनाता है, देखो मोस्ट ऑफ द केस में एस ब्लॉक से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। सोडियम परोक्साइड बनाएगा एक तो, और एक जो बनाता है वो बेरियम बनाता है। एस ब्लॉक में सोडियम और बेरियम क्या बनाते हैं? परोक्साइड बनाते हैं। सॉरी परोक्साइड के बारे में, सोडियम और बेरियम। स्ट्रोंशियम बहुत रेयर चांस में, जितना बड़ा एटम होगा उतना ही परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या होगा? स्टेबल होगा। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो एस ब्लॉक के बारे में पूरी कहानी खत्म। लिथियम पूछे क्या बनाएगा? तो ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम परोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। बेरियम क्या बनाएगा? परोक्साइड बनाएगा। ठीक है बात? चलो आगे। ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। चलो आगे बात करते हैं। कितने रूल हो गए? 7। जल्दी से देखो 8 नंबर, हेलोजन का संयुक्त अवस्था में, कंबाइन स्टेट में, संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हेलोजन का -1 होगा, फ्लोरीन का -1 ऑलवेज, हमेशा ही -1 ही होगा फ्लोरीन का। तो बारी आई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अन्य ऑक्सीकरण अंक +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है और +7 भी होता है। ये भी रहेंगे, ध्यान रहे। फ्लोरीन हमेशा -1 ही रहेगा। 0 उसी कंडीशन में होगा जब ये फ्री स्टेट में मिलेगा F2 के फॉर्मेट में। ठीक है बात? चलें नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये है, किसी स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर का योग जो होगा, सम जो होगा, उस पर उपस्थित आवेश के समान होता है। ठीक है, जैसे ये SO4-2 लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया SO4-2। ठीक है, SO4-2 अगर मैंने एग्जांपल लिया तो मैं ये बोलूंगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर
प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इन सबको जोड़ने पर क्या आना चाहिए -2। अगर मैंने ऐसा लिया NH4 प्लस ले लिया तो मैं ऐसा बोलूंगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। अगर ऐसा दे दिया CO2 तो मैं ऐसा बोलूंगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज कितना है 0, ये आ जाएगा। ठीक है बात, ये बातें रहेगी सारी, ये रूल्स हो गए सारे, बात क्लियर। चले आगे, ये रूल्स हो गए, बोलो इन रूल्स को ध्यान रखना है आपको। अब अपन इनका यूज कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन में जैसे जैसे कोई बात आती रहेगी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। ठीक है, चले 9 रूल्स का यूज करना है ऑक्सीडेशन नंबर में। एक बात ध्यान रख ले, ऑक्सीडेशन अंक जो होता है, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक परमाणु का ज्ञात किया जाता है। लिखे एग्जाम्पल, चल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट चलो 20 एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। ठीक है, और लिख देते हैं। चल मैं इसमें से 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके बता रहा हूं कंप्लीटली, उसके बाद में आपको मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूंगा, आपसे कैलकुलेट भी हो जाएगा। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख देंगे। पहले तो ABC 3 तो करनी। A CO2, मैंने कार्बन का मान लिया X +2 इंटू -2,
जो लास्ट वाला रूल लगेगा वो लगेगा हमेशा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +4, तो ये +4 है इसमें, ठीक है। सेकंड बी वाला, अमोनियम है NH4+, इसको x मान लो, 4 इंटू +1 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू -3, एक चार्ज वाला ले लिया -3, एक SO4 वाला ले लो, SO4 -2 है, सल्फर का x मान लिया, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही बोलो। K2Cr2O7, K2Cr2O7 मैंने इसका x मान लिया, तो ये 2 इंटू +1 पोटेशियम का, तो ये हो गया 2x, +7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 12, तो x इज इक्वल टू आ गया +6, ये +6, ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं x वाला, x वाला दे रखा है, तो इसमें सोडियम का हो गया +1, एल्यूमिनियम का कंसीडर करना है तो मैं x ही मान लेता हूँ। OH के ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 होता है, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू हो गया 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा +3, और मैंने लिखा रखा है ना एल्यूमिनियम का +3 आएगा, ये लो +3 आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो मैं सारे लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं बताता जा रहा हूँ। CH4 में -4, ये +4, नीट 2020 का क्वेश्चन था इस साल का, क्या कि CH4 जब कन्वर्ट होता है CCl4 में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां परिवर्तित होता है, तो ये -4 हो गया, ये +4 हो गया, -4 से +4 में परिवर्तित होता है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। C2H6+3, यहाँ सॉरी -3 यहाँ -2, ऑक्सीजन का है -2, OF2 में ऑक्सीजन +2 है, ऑक्सीजन एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसमें अगर प्लस में आया है तो OF2 है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा तो प्लस में आएगा, क्यों मैंने बोला ना फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा ही खींचेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा तो इसके ऊपर हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कौन सा आएगा +2 आ गया, ठीक है बात। इसी टाइप से एक O2F2 भी हो सकता है, अगर O2F2 अगर लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा या +2 आएगा। KO2 कैलकुलेट कर लो, -½ है, -½ है, इसका मतलब कैसा है, ये सुपर ऑक्साइड है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। -1 +1, आपको बोला था कि हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होते हैं, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का +1 भी होता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 भी, ये लो +1 वाला आ गया, ये +7 वाला आ गया, लो LO है तो 0 होगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर ले +1, इधर +3, इधर +5, नाम याद है ना इनके, इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड पहले वाले का, दूसरे वाला का नाम फॉस्फोरस एसिड, और तीसरे वाले का ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नहीं यहीं से कुछ चीजें याद करते हुए चलो, इनऑर्गेनिक आसान सा काम हो जाएगी। कार्बोनेट में +4, नाइट्रेट में +5, सही है बात। चलो आगे देखो, +7 पोटेशियम पर मैग्नेट, यहां पे +6, ये क्रोमाइल क्लोराइड है, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। अच्छा क्रोमिल क्लोराइड काम कहाँ, मतलब कैसा होता है, रेड वेपर होती है, लाल कलर की वाष्प होती है, किसमें काम में आता है, कहाँ बनता है, टेस्ट ऑफ Cl-, क्लोराइड आयन का टेस्ट करना है तब ये बनता है, टेस्ट ऑफ Cl- में बनेगा, +6 बनेगा, इसमें +6 MnO4-2 में। सारी बातें क्लियर, जो डाउट हो वो बता देना। चले आगे, चलो ये तो बात हो गई रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की। मैं अभी तक कॉम्प्लेक्स एक भी नहीं ले रहा हूं, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन नहीं ले रहे, कॉम्प्लेक्स के आप कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ेंगे, होगा तो मैं अभी 1-2 बता दूंगा।
चले अब अपन बात करते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण नंबर की परास क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी? ऑक्सीकरण अंक की परास क्या होगी? तो मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, रेंज जो होती है वो होती है n-8 से लेके n तक, बस। अब अपन को मालूम होना चाहिए n क्या है। जहां n क्या है, n जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। n क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। n हो जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में होते हैं। बात कर चुका हूं मैं बार बार, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए Cl के ऑक्सीकरण अंक की परास बताइए क्या होगा, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 7। ये 7 आ गया, 2, 8 एंड 7 है। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू होगी 7। तो रेंज जो आएगी वो आएगी 8n-8, तो 7-8 से लेके 7 तक, -1 से लेके +7 तक। याद है ना, क्लोरीन का -1 भी लिखाया था, +7 भी आया था, तो -1 से लेके +7 तक हो सकता है। सिमिलर वे में अगर मैं बोलूं, सिमिलर वे में सल्फर की रेंज बोलूं, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज, तो कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज आएगी -2 से लेके +6। नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक की जो रेंज आएगी वो आएगी -3 से लेके +5। क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक की जो रेंज आएगी वो देखो क्या आएगी। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से लेके +6। ये क्रोमियम वाला समझना, थोड़ा क्रोमियम वाला समझो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 2, 8, 8 और 6। हाँ, 2, 8, 8 और 6 वाले फॉर्मेट में लिख दो, क्योंकि अपन को बेसिकली तो ये मालूम है कि डी ऑर्बिटल के साथ साथ s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने s और d के मिला दिए, पूरे हो गए 6। तो -2 से लेके +6 तक आना चाहिए वैसे बेसिकली तो। लेकिन क्रोमियम क्या है? धातु है। अगर क्रोमियम धातु है तो माइनस में तो आएगा नहीं, तो क्रोमियम धातु है इसलिए रेंज क्या आएगी? 0 से लेके +6 तक, 0 से लेके +6 तक। मैक्सिमम अगर ऑक्सीडेशन नंबर है किसी का तो वो है ऑस्मियम का, और कितना? +8। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो है ऑस्मियम का और +8। 3D सीरीज में अगर मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज में 2, 8, 8 और क्या हो जाएगा 7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा 0, 2 +7। 3D सीरीज में मैग्नीज का मैक्सिमम होता है +7, और पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है? ऑस्मियम का +8। ये रेंज लिखवाने का तुक क्या है मेरा? रेंज लिखवाने का मतलब ये है, अगर आपने किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया और आपको लगा सही है या गलत है, तो मैं कह रहा हूं रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस मान लो क्लोरीन का +8 आ गया तो +8 तो आ ही नहीं सकता है। सल्फर का +7 आ गया तो +7 तो आ ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो जाता है +6 की जगह +7 आ जाता है, इसका मतलब या तो उसका स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा आ नहीं रहा है। ठीक है बात? चले वापस देखिएगा क्वेश्चन रेंज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंडरलाइन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। SO2, SO3, H2SO3, H2SO4, H2SO5, सब में सल्फर का सल्फर का सल्फर का सल्फर का, H2S2O7, H2S2O8, CrO5, K3CrO8। ये इस टाइप से दे रखे हो, ठीक है। और एक और ले लो, जैसे मान लो S3PO5 आ जाए, ऐसा आ जाए, ठीक है। पहले वाले में कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से, +4 है, +6,
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, +4 है, इसमें +6, यहां तक तो दिक्कत आएगी नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो, रेंज से बाहर जा ही नहीं रहा अभी। जैसे ही आपने H2SO5 दो, ये है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO5 का नाम जो है ना वो है कैरो अम्ल, या फिर इसका एक नाम और है परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा +8, आएगा ना +8, लेकिन +8 तो हो ही नहीं सकता है, +8 नहीं हो सकता, इसका मतलब स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है। अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर इसका ये होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां पे होने वाला है, 4, 5 और 6, आएगा क्या +6, क्या आना चाहिए +6 आना चाहिए। तो मैंने स्ट्रक्चर में चेंज किया, +6 इज राइट। तो गड़बड़ कहां हो रही थी, अपन ने सारे ऑक्सीजन का -2 लिया, -2 लिया, इसका मतलब पर ऑक्साइड है नॉर्मली। यहां पे देखिए ये दोनों ऑक्साइड कैसी है, दोनों ऑक्सीजन कैसी है, पर ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन तो है नॉर्मल वाली और 2 ऑक्सीजन कैसी है, पर ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन का हो गया 2 × +1, सल्फर का हो गया X, 3 ऑक्सीजन नॉर्मल वाली है, 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड वाली है, = 0। अब लगा लो X = +6 आ जाएगा। H2S2O7 +6 है, इसका नाम जो है वो है ओलियम, इसका नाम क्या है ओलियम, या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2S2O8 इसका नाम है मार्शल एसिड, या फिर परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट करोगे तो आएगा +7, क्या आएगा +7। अब +7 आएगा, गलत है क्यों, सल्फर का आउट ऑफ रेंज जा रहा है, बनता कैसे वो देख ले। 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ये देखो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, ढंग से समझना, ये स्ट्रक्चर होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। 2 सल्फ्यूरिक एसिड लो और उसमें से वाटर बाहर निकाल दो, उसमें से क्या करें वाटर बाहर निकाल दे, ये H2O बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा किसका, ओलियम का या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें एक ऑक्सीजन जोड़नी है, तो मैं ऑक्सीजन यहां पे जोड़ रहा हूं, देखो हो गई ये ऑक्सीजन, बस आपका काम हो गया। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देख ले +6 है, इसका भी कितना है +6 है, तो इसमें मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं +6, ठीक है। 2 ऑक्सीजन कैसी है, पर ऑक्सीजन है, बाकी 6 ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, ऑक्साइड वाली है। CrO5 +10 आएगा, गलत हो जाएगा, +10 हो ही नहीं सकती है, +6 से ज्यादा नहीं होगा। CrO5 का स्ट्रक्चर देख ले, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, Cr डबल बॉन्ड O, 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की है, 1 ऑक्सीजन ही नॉर्मल है। यहां से देखे अपन तो स्ट्रक्चर बना के कोवेलेंट कंपाउंड में चेक करना सीख रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे लॉस, एक यहां पे होगा 3, एक यहां होगा 4, एक 5 और ये 6, तो ये +6 आ गया, ठीक है, +6 आएगा इसका। K3CrO8 समझना, ये K3CrO8 इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सारे के सारे ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के, सारे के सारे ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के। क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 1। क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है, क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो +5। ध्यान रखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा।
अब इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आना नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर भी कैसा होगा, पर ऑक्साइड लिंकेज होगा। S3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये तो हो गया S3PO4 का। किसी भी एक ऑक्सीजन को क्या बना दोगे, पर ऑक्साइड, तो भी क्या आएगा, +5 ही आएगा। मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूं, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर आउट ऑफ रेंज चला जाए तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया करो। 99% केस में सही होता है। आउट ऑफ रेंज आ रहा था, सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 6 लिख दो, सही है। आउट ऑफ रेंज आ रहा था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। आउट ऑफ रेंज आ रहा था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। आउट ऑफ रेंज आ रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। बस यहां नहीं बैठ रहा है, बस यहीं पे नहीं बैठ रहा है। अगली बात समझ में। तो देखो पहले 26 एग्जाम्पल करवाए थे, 10 एग्जाम्पल और हो गए, 36 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। चले आगे, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बातें सारी हुई। चलो आगे और बात करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह की बात करते हैं। पचास 60 एग्जाम्पल आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे एनसीईआरटी की, उनको करना है। अब अभी तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी करवाने वाला हूं। तो ये रेंज का इंपॉर्टेंस मालूम चल गया आपको कि रेंज किस लिए लिखाई गई, कि आउट ऑफ रेंज है तो आपको ये तो मालूम चलेगा ना कि स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर अब आपको ऐसा लिखा हुआ है कि रेखांकित परमाणु का या कोई आपको कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया जाए और फिर पूछ ले कि क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो कैसे टैकल करें। ठीक है, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन, रेखांकित परमाणु का, इस बार कॉम्प्लेक्स से लेंगे, 4-5 कॉम्प्लेक्स ले रहे। रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। फर्स्ट NiCO4 निकल, ठीक है, ZnCl4-2 ये इस टाइप के अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखे हो तो इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, इनको कैसे टैकल करें, जैसे ये और दे दे, ये अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, ये दे रखे हैं। सुने बात को, सुनना, 2 एग्जाम्पल और बताने वाला हूं तगड़े वाले। NiCO4, CO का पूरे का कितना होता है, 0 0 होता है, तो इसका माना x + 4 × 0 = 0। Zn का माना x + 4 × -1 = -2, तो x = क्या आएगा, +2। CO का माना x + 6 × -1 = -3, तो x आएगा +3। Cr x + 6 × पूरे H2O का 0, 3Cl -1, ओवरऑल चार्ज 0, तो x बराबर +3। कोबाल्ट का x पूरे अमोनिया का क्या होता है, 0, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं ना, H2O 2 × 0 = +3, तो x +3। यहां पे थोड़ा डाउट है मेरे को, यहां पे थोड़ा सा डाउट है, वो देख ले, सुने बात को। यहां पे थोड़ा सा डाउट है, क्या डाउट है कि FeH2O5 NO दे रखा है सल्फेट। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, जब भी NO आयरन के साथ हो, Fe के साथ हो, तो वो NO+ होता है।
NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, और NO न्यूट्रल होता है तो उसे बोलते हैं नाइट्रोसिल, उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। तो ये +1 वाला है, तो Fe का मैंने माना x, 5 इंटू हो गया 0 प्लस NO का हो गया +1, Fe के साथ है तो सल्फेट का हो गया -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 हो गया +1। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 में। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला पूरा, ये कॉम्प्लेक्स को आपको मालूम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है बात, बोलो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दो कॉम्प्लेक्स और बता रहा हूं आपको, एक तो होता है प्रशियन ब्लू और एक होता है टर्नबुल्स ब्लू, ये इनऑर्गेनिक में आएंगे वैसे, टर्नबुल्स ब्लू, इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, प्रशियन ब्लू टर्नबुल्स ब्लू के, रट्टा कभी नहीं मारना है, प्रशियन ब्लू पूछ ले टर्नबुल्स ब्लू पूछ ले, कभी भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपको अगर प्रशियन ब्लू टर्नबुल्स ब्लू का अगर फॉर्मूले चाहिए, फेरो और फेरिक के कंपाउंड होते हैं, किसके कंपाउंड है ये दोनों, फेरो एंड फेरी। दो फेरो का मतलब होता है +2 का और फेरिक का मतलब होता है +3 का। फेरिक होता है तो +3 बोलते हैं, फेरस होता है तो +2 बोलते हैं। 2 और 3 दोनों होंगे इसके अंदर, साइनाइड के कंपाउंड है, ठीक है। किसके कंपाउंड है, साइनाइड के। मैं ध्यान रखता हूं +3 वाले को, किसको ध्यान रखना है, +3, किसको ध्यान रखोगे, +3। ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, FeCN6। अब कुछ नंबर लगाना है मेरे को, FeCN6, ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों एक जैसे। अभी तक फॉर्मूला लिखना है, मैंने कहा मैं तो याद रखता हूं +3 वाले को। प्रेशियन और टी में, प्रेशियन में P आता है, टर्नबुल्स ब्लू में T आता है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। प्रेशियन में P पहले आता है, टर्नबुल्स ब्लू में T आता है। P और T में अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आया, P आया पहले P, तो प्रेशियन ब्लू में पहले आएगा +3, मैं +3 को ध्यान में रख रहा हूं, किसको ध्यान रख रहा हूं, +3 को। तो अगर ये प्रेशियन ब्लू है तो इसमें Fe +3 होगा ये वाला, अगर ये +3 है तो इसका मतलब ये +2 वाला है। एक को याद रख लो, फिर अपना दूसरा अपना आप याद हो जाएगा, ये +2 और ये +3, बस काम हो गया। अब मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखे जाएंगे, देखो ये +2 है, साइनाइड के ऊपर -1 है तो 6 का चार्ज हो गया, इसको आप चार्ज मिलाओ ओनली फॉर इसका, Fe के ऊपर +2, साइनाइड के ऊपर -6, तो माइनस का 4 बच गया, इसके ऊपर -4 तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 और ये 3, ये हो जाएगा प्रशियन ब्लू का फॉर्मूला। टर्नबुल्स ब्लू का फॉर्मूला देखें, इसका ऊपर फॉर्मूले चार्ज आ गया कितना, 3 और इसके ऊपर है 2, तो ये 3 इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा। ये प्रशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू के फॉर्मूले हो गए, बोलो सही बात है, ठीक है। ये प्रशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू के फॉर्मूले हो गए। मैंने 8 कॉम्प्लेक्स भी करवा दिया आपको, बात यहां तक क्लियर। चले आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड बात करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, चले क्या होती है बात करते हैं। मैं इंग्लिश वर्ड भी लिख रहा हूं सीधा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इज नॉन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी इंडिविजुअल एटम का, इंडिविजुअल एटम का मतलब अलग एटम, जैसे K2Cr2O7 में क्रोमियम के 2 एटम थे ना, मैं ये बोल रहा हूं क्रोमियम के एक एटम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर हुआ,
इंडिविजुअल एटम का जो ऑक्सीकरण अंक होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। आपको तो डेफिनेशन के बेसिस पे ये ध्यान रख लो, इंडिविजुअल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं। इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। एक बात तो ये, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारे पॉइंट। सेकेंड नंबर बात, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का औसत होता है। औसत मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ के जितने एटम होंगे उसका क्या कर देना, डिवाइड कर देना। थर्ड नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए ओएस के लिए स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन बातों को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे तभी कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या, मैं वो बात करने वाला हूं। ठीक है, सेकंड नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर औसत स्टेट का औसत होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। चले एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करो। सुना बात को, दो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे समझना बात को सिंपल सा, ये पेन 10 रुपए का आता है, ये पेन 20 रुपए का आता मान लो, तो ये 10 रुपए और ये 20 रुपए इंडिविजुअल हुआ ना, ये 10 रुपए का इंडिविजुअल पेन, ये 20 रुपए का इंडिविजुअल पेन है, ये तो है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बोला 30 रुपए में 2 पेन आए, इसका मतलब एक पेन 15 रुपए में आया, 15 क्या हुआ, एवरेज हुआ ना, तो एवरेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 15 है, 10 और 20 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो अलग अलग हुए ना अभी। तो बाई चांस मान लो ये भी 15 का आता है, ये भी 15 का आता है, तो 30 रुपए लगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, 15, ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, 15। सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई, बस आपको ये चीज समझानी थी। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, CH3CN कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला ढंग से समझना, मैं दोनों चीज बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मानते हूं मैं तो x मान लू कार्बन का, कितने कार्बन है, 2, 2x प्लस हाइड्रोजन 3 इंटू +1, नाइट्रोजन का होता है -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये लो बनाओ भैया स्ट्रक्चर, बनाया स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर बनाया तो सुनो, कार्बन नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन, नाइट्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3। इसके ऊपर कितना आया, +3। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ sp, इस वाले का बताओ sp3। विद्युत ऋणता में sp कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा, फिर sp2 की और फिर sp3 की, तो इसका मतलब ये अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो आएगा -1 और इसके ऊपर आएगा +1। कार्बन हाइड्रोजन में से बताओ अधिक विद्युत ऋणी कौन है, कार्बन है, कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन से ले लिए तो -3। देख लो, देखो -2 +2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन -2 एंड +2 है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो एवरेज होता है, तो दोनों को जोड़ो, +2 -2 मिलते क्या हो जाएगा, 0। ये लो 0 आ गया, हुआ ना अलग अलग, बोलो ठीक है। सेकंड नंबर आगे देखो, फटाफट करो। देखिए अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, ऑक्सीडेशन नंबर तो अपन को मालूम चल जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, अमोनियम नाइट्रेट इज ए आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है तो ऐसे रहता है, NH4+ और नाइट्रेट माइनस में, ये अलग अलग हो गया, तो बस अब कैलकुलेट कर लो, इसका -3 है, इसका +5 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, +1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, +1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल Br3O8, Br3O8 स्ट्रक्चर बना लो, विदाउट स्ट्रक्चर काम नहीं चलेगा। Br और Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसको यहां पे हो रहा है, +6 +4 +6। ये ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अगला C3O2, नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन के 3 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सब ऑक्साइड। स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट देखें। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडेशन देख लो कार्बन का, सबका sp 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 आ रहा है, तो विद्युतता सबकी बराबर है। तो देखो इन दोनों के बीच में कोई लॉस नहीं, जीरो। इन दोनों के बीच में भी कोई लॉस नहीं, तो जीरो आ जाएगा। इधर 2 ऑक्सीजन खींचेगा तो +2 और इधर आएगा -2। इधर 2 ऑक्सीजन खींच लेगा तो +2 एंड इधर आ जाएगा -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2 इज +2 एंड 0। अगर यही ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता तो आ जाता प्लस का 4/3, तीनों को जोड़ के /3 कर देता। ठीक है बात। अगला देखें, S2O3-2, मैं सल्फर की बात कर रहा हूं, थायोसल्फेट है इसका नाम। क्या नाम है? थायोसल्फेट। स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। स्ट्रक्चर बनाया थायोसल्फेट का, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O O-। ठीक है, हाइब्रिडेशन चेक कर लेता हूं। इस सल्फर का हाइब्रिडेशन sp3 है, बट इस सल्फर का हाइब्रिडेशन sp2 है। ये 2 लोन पेयर पड़ा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं, इसका मतलब ये अधिक विद्युतऋणी सल्फर है। 2 यहां लॉस होगा, 3 4 और 2 यहां पे भी तो लॉस होगा, तो इस सल्फर का तो आएगा +6। इसने 2 खींच लिए तो -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा +6 एंड -2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा +2। दोनों को जोड़ के /2 कर दो। F नंबर टेट्राथायोनेट आयन S4O6-2, इसका नाम है टेट्राथायोनेट आयन। टेट्राथायोनेट आयन आयन, तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यह स्ट्रक्चर आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा टेट्राथायोनेट आयन का। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आया तो देखो सबका हाइब्रिडेशन सेम है, sp3 sp3 sp3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इधर से भी लॉस नहीं, इधर से भी लॉस नहीं, 0 0। 2 इधर लॉस हुए, 2 इधर लॉस हुए, 4 और 1 इधर लॉस हुआ, +5। इसको भी 5 का +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +5 0 0। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2.5 हो गए F। आगे एग्जाम्पल देखो, आगे एग्जाम्पल देखते जाओ। जी एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जी नंबर, ब्लीचिंग पाउडर की बात हो गई। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर मालूम है ना क्या होता है? CaOCl2। क्लोरीन की बात करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। सुनना बात को ढंग से। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो मिक्स सॉल्ट होता है। पहले HCl की रिएक्शन कराओ, इसमें 2 OH है तो 2 एसिड चाहिए, 2 H+ चाहिए। एक बार रिएक्शन कर गया तो OH और ये आ गया Cl। एक बार एक काम करो और करवाओ, HOCl से करवा दो, तो ये H और OH चला जाएगा, तो Ca और उसकी जगह आ जाएगा OCl और ये Cl। जब ये +2 में तो ये -1 में होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर में ये वाले आयन होते हैं। एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर ये ब्लीचिंग पाउडर है। अगर ये ब्लीचिंग पाउडर है तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 होता ही है, फिक्स है। OCl के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर -2, इसका x = -1, तो x = +1 इस Cl का, और इस Cl का तो -1 है ही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो +1 एंड -1। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो 0। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखो, आगे एग्जाम्पल देखो आप। H
Fe3O4, Fe के बारे में बात करनी। Fe3O4 में अगर Fe के बारे में बात करें तो इट इज मिक्स ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? मिक्स ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड में FeO होगा और एक Fe2O3 होगा, दोनों को मिला दो Fe3O4 बन जाएगा। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 और इसका कितना होगा? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +2 +3 +3, दो है ना आयरन +3 वाले। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो प्लस का 8/3। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखें। आई Fe0.94O दे रखा है, ये होता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, अगर नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड है तो इनको कैसे टैकल करें? Fe का मान लो x, मान लो क्या मान लो? x। तो x इंटू 0.94 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 डिवाइड बाई 0.94, इसका मतलब 200/94। तो इसमें जो है वो 2 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। इसका मतलब मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ, इस वाले कंपाउंड में ये जो है वो Fe+2 और Fe+3 का मिक्स ऑक्साइड है, लेकिन इस रेशियो में नहीं है, 1:1 में नहीं है। ठीक है बात। अगला एग्जांपल देखो। Ki3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका पूछ लिया। Ki3 है, दो Ki3 है ना, तो K+ होगा और I3 माइनस होगा। I3 माइनस जो होता है वो मतलब I2 जो होता है ना वो Ki के सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होता है, Ki के सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होता है, ध्यान रखना इनऑर्गेनिक में। I2 सॉल्यूबल होता है इन पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड का मतलब हो गया I2 और I-। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, इसका -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0 0 -1 और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/। बात क्लियर सारी? ये सारी बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है बात। चलो आगे बात करते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एप्लीकेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको बेसिकली ये मालूम चल गया ना ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब अपन एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड या फिर ऑक्सी एसिड। जनरली मैं बात करता नहीं हूं इनकी, मैं बस आपको बता देता हूं कि ये पॉइंट भी होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4 है। Q +1 +3 +5 +7, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, HNO2 एंड HNO3 ये आएगा +3 +5, H2SO3 एंड H2SO4, ठीक है, +4 एंड +6, SOP2O5, SO3 एंड Cl2O7 ये आएगा। बट एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखें, एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। S3PO2 इज मोर एसिडिक देन S3PO3 इज मोर S3PO4। एक्चुअल में ये तो एक क्राइटेरिया है, एसिडिक और बेसिक नेचर स्टेबिलिटी से चेक किया जाता है। हो सकता है उसमें रेजोनेंस लग रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो। जैसे HClO4 है, मैं आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको HClO4 है तो HClO4 का अगर आपको एसिडिक नेचर चेक करना है ना, तो आप करोगे H+ आयन रिलीज करेगा प्लस ClO4-, ये स्टेबल होना चाहिए। ये देखो
जब ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 4, इसमें बनेंगे 3, इसमें बनेगा 2। तो जितने ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अपन बात करते हैं यहां पे S3PO2। S3PO2 में ऐसा हुआ कि इसने एक H+ आयन रिलीज किया तो ये कंडीशन बन गई, ठीक है। S3PO3 में अगर इसने एक H+ आयन रिलीज किया तो ये कंडीशन बनी। सुनना बात को, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, 100% राइट है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, एक तो सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, इसके पास लोन पेयर पड़ा है, ये इधर आएगा तो भी ये इधर जा सकता है। तो ऐसे रेजोनेंस को बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। और क्रॉस रेजोनेंस जब भी होता है तो उस कंडीशन में ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस से कम स्टेबल होता है, इसलिए S3PO2 मोर स्टेबल देन S3PO4 और S3PO3। ठीक है बात। सेकंड नंबर, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर चाहिए बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, तो अपन ऐसा बोलेंगे बेसिक नेचर जो होता है, जनरल आइडिया ये कोई 100% सब जगह राइट नहीं बैठता है, ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे बेसिक नेचर का ऑर्डर लिखना है मेरे को, Na2O, MgO और Al2O3, तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर कम होगा। ये लो, समझ में आई बात। ये बेसिक इसके दो एप्लीकेशन है। चलो अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं इनसे रिलेटेड। चार क्वेश्चन करवा चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। आगे देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, BaO2 + H2SO4 की रिएक्शन करवाई। बोला अधिकतम विद्युत ऋणी परमाणु का उत्पाद में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये पूछा। तो पहले रिएक्शन तो करो, विदाउट रिएक्शन तो आपको मालूम ही नहीं रहेगा। बेरियम परऑक्साइड है, अगर ये मालूम चल रहा है तो तुम लोगों को, तो रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट + H2O2 बनेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का मेथड है। सल्फर और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन, ऑक्सीजन। ये तो धातु है तो इसकी विद्युत ऋणता तो बहुत कम होगी। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां पे -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 एंड -2 होगा। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 6। 1 मोल नाइट्रेट आयन 4 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो अंतिम उत्पाद बताइए। इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। 1 मोल N2O, ठीक है, क्या आएगा, 1 मोल N2O, ठीक है। फिर बन सकता है N2, या ऐसे लिखा हुआ आएगा 1 मोल N2। थर्ड नंबर ½ मोल N2O, या फिर 1 मोल NO। ऐसे ऑप्शन लिखे हुए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे टेकल करें इसको। 1 मोल नाइट्रेट आयन है, ये लो नाइट्रेट है, इसमें 4 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये +5 में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो +5 में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दूं तो -4 ऐड कर दूं, +1 वाला कंपाउंड बनेगा। +1 वाला, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों बन सकते हैं +1। एक बात बताओ, इधर नाइट्रोजन कितना है,
एक है, तो सामने भी एक ही परमाणु आना चाहिए ना नाइट्रोजन का। तो इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु आ गए? 2। इसमें 2 है लेकिन मल्टीप्लाई बाई 1/2 है, तो कितना परमाणु आएगा नाइट्रोजन का? 1। तो नाइट्रोजन का एटम भी क्या रहना चाहिए? बराबर रहे, और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? +1 आए, उसी को अपन बोलेंगे। ठीक है बात। अगला देखें, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। 1 मोल N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो अंतिम उत्पाद में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? यदि हाइड्रोजन का +1 ही है तो मैंने कहा ठीक है। 1 मोल N2H4 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? -2। ठीक है, -2। 10 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करता है। 2 नाइट्रोजन का कितना होगा मेरे को तो ये बताओ? 1 नाइट्रोजन का -2 है, तो 2 नाइट्रोजन का क्या होगा? -4 होगा, -4। ये 2 नाइट्रोजन का है। अगर ये 10 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो -10 मोल का मतलब -10, तो कितना आएगा? +6। +6 ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2 नाइट्रोजन का। तो मेरे को तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 नाइट्रोजन का, तो 1 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में? +3। कितना हो जाएगा? +3। इस बात को समझे, यहां पे 2 नाइट्रोजन का -4 है, ये देखो 2 नाइट्रोजन का -4, -10 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस +10, तो ये हो जाएगा +6। 2 नाइट्रोजन का +6 आ रहा, तो 1 नाइट्रोजन का कितना आएगा? +3 आएगा। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। एक मोल X2H4 कितने मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग करे? इसका रिवर्ट क्वेश्चन आ गया। त्याग करे जिससे प्राप्त उत्पाद में X का ऑक्सीकरण अंक -½ हो जाए। ठीक है, सुनना बात को ढंग से। 1 मोल X2H4 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग करें? तो मैंने कहा 1 मोल X2H4 है, इसका ऑक्सीकरण अंक बोलो, दोनों का मिला के बोलो, -4। फाइनल में X का हो गया -1/2। ये 1X का है, तो मेरे को तो 2X चाहिए ना, यहाँ पे 2X थे इसलिए 2X का कितना हो जाएगा? -1। -4 से -1 आया है, इसका मतलब -3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 3 इलेक्ट्रॉन। तो X2H4 कितने मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग करे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -½ और 2 का कितना हो जाएगा? -1। ठीक है बात। चले अगली प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन और करवा देते, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम दे रखी है, अब आप उनको कर लेना, है ना, चाहे प्रीवियस ईयर वगैरह में हो। क्यों मैंने ये क्वेश्चन कुछ मॉड्यूल से ही लिए हैं जो मेरे को लग रहा था कि करवाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप का कोई कंपाउंड बना के दे रखा है। बोला जेड का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? कितना होगा यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऐसे दे रखा है X ठीक है, ये दे रखा है। चलो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन जानने वाले होते हैं। Z और X में अधिक विद्युत ऋणी कौन है? X। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, -2 आएगा, तो इस Z के ऊपर कितना आएगा? +2। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, तो ये +2 और आया, एक इधर गया एक इधर गया, तो +1 और आया, +1 और आया, ओवरऑल जोड़ो
प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 आया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा, अधिक विद्युत ऋणी है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अधिक विद्युत ऋणी है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यही अगर जैसे सपोज करो ये ऐसे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी है, ए इज लेस देन बी है, तो इसके ऊपर +2 आएगा, इसके ऊपर -2 आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन है बी, एक ही ज्यादा है, तो कोई भी आवेश नहीं आएगा, कोई भी चार्ज नहीं आएगा, 0 0 आएगा, ये कंसीडर ही नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं, बस इसने बॉन्ड बनाने के लिए दिया, कब्जा करने के लिए नहीं देगा ये कभी भी। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अधिक विद्युत ऋणी है या बराबर भी है तो भी +2 -2 आएगा। अगर एक ही ज्यादा है डोनेट करने वाले की, तो उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस कभी भी नहीं होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स, वाई एंड जेड के ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः +6 +1 -2 है। तो इनसे बनने वाले संभावित यौगिक का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ओनली मतलब केवल XY2Z4, ओनली X2Y2Z7, ओनली X2Y2Z8, both XY2Z4 एंड X2Y2Z7। ऐसा दे रखा हो तो कैसे करें? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, इनके आपको क्या करने हैं, चार्ज बैलेंस करवा दो। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर रखो, x की वैल्यू 6, 2 × +1 +4 × -2, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, 8, 0 आ जाएगा, सेट है। x2 6 दूनी 12, 2 × +1 +7 × -2, 0, ये भी सेट आ गया। ये चेक किया, 2 × +6 +2 × +1 8 × -2 नॉट इक्वल टू 0, तो नहीं होगा। अब ये दोनों होने चाहिए, तो इसका मतलब डी आंसर हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, डी। ठीक है बात, ये अपनी बात हो गई ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके एप्लीकेशन की, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, टाइप ऑफ रेडॉक्स, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ के आए, उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।